फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का मतलब जो होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में कुछ ऐसी चीज बनाई जाए जो पेड़ पौधों के लिए एज ए फूड की तरह काम करेगा, प्लस वही चीज क्या कहते हैं एनिमल भी अपने फूड में या एज ए नीड ऑफ एनर्जी के रूप में उसको उपयोग करेंगे। ये सारी प्रोसेस जो चलती है वो पत्तियों में, मतलब पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वहां पर ये प्रोसेस होती है। पत्तियों के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वहां पे ये चीज आपको प्रोसेस होती है, उसकी हेल्प से होती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति से। ठीक है। अब जो पूरा सिस्टम जो है ना, एक पूरी प्रॉपर एक मैकेनिज्म है। ऐसा नहीं कहते कि मतलब इसमें प्रकाश गया, प्रकाश ने दो चीजों को किया और इसको फिक्स करके आपको दे दिया, लो आप खा लो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सनलाइट का एक रूप है जिसको हम लोग हीट एनर्जी कहते हैं। हीट एनर्जी के रूप में आपको एनर्जी मिल रही है, या फिर आपको प्रकाश ऊर्जा के रूप में आपको प्रकाश मिल रहा है। उस प्रकाश ऊर्जा को या उस हीट को आप अपने यूज लायक या पेड़ पौधे अपने यूज लायक कैसे बनाते हैं, ये पूरा जो मैकेनिज्म है ना वही प्रकाश संश्लेषण है। थोड़ा सा हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ये पत्तियों में मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं, समझना। पत्ती में कौन सी सेल होती है? मीजोफिल सेल्स आपको मिलती हैं, मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं। और मीजोफिल सेल्स में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट आपको पाया जाता है। यहाँ पर पूरा का पूरा एक पिगमेंट सिस्टम काम करता है। ठीक है। जो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने का काम करता है और उस प्रकाश ऊर्जा को एक नए रूप में बदल देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी कहते हैं, और दूसरा आप क्या कहेंगे, एनएडीपीएच कहेंगे। क्योंकि एटीपी और एनएडीपीएच क्या है, अपने आप में एक केमिकल कंपोनेंट है, एनर्जी केमिकल कंपोनेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से भी इसको बोलते हैं। हिंदी में इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग देखें तो क्या होता है, जैसे आप अगर एक क्लोरोप्लास्ट को देखें, एक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, तो वहां पर ग्रेना और थैलाकॉइड संरचना पाई जाती है, प्लस उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। जो लिक्विड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। इस लिक्विड को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्ट्रोमा कहते हैं। तो इस स्ट्रोमा में क्या होते हैं, कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया होती है। जी, एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया में क्या होता है कि ये ग्लूकोज सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस आपको जमीन से मिलता है वाटर, और इसको फिक्स करके क्या बनाते हैं, C6H12O6। ठीक, एक मिनट वेट करना थोड़ा सा। तो C6H12O6 है, ये क्या है, आपका ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं, शर्करा भी बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से एक नया रूप जो बनाया है ग्लूकोज या शर्करा, इसी का संश्लेषण होता है इस पूरी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। ये ग्लूकोज बाद में मिलेंगे और जो क्या बनाएंगे, आपस में इकट्ठा होकर ग्लूकोज की इकाइयां या फिर शर्करा की इकाइयां इकट्ठी होकर क्या बनाएंगे, स्टार्च बना देंगे। क्योंकि जब एक जो फोटोसिंथेसिस आप देखोगे तो उसके अंदर दो डार्क रिएक्शन मिलेंगे आपको, एक डार्क रिएक्शन और एक लाइट रिएक्शन। ये अभिक्रिया जो रहेगी कहते हैं स्ट्रोमा वाली अभिक्रिया, ये पूरी के पूरे अंधेरे में होती है, इसलिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन या रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। दूसरा वर्ड क्या है इसके लिए लिखा है, रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया कहते हैं इसको। अब एक नॉर्मल अगर बात करें प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है, अगर देखा जाए तो आपको जो सूर्य से जो आपको सनलाइट जो मिल रही है, जो सौर ऊर्जा जो मिल रही है, उसका नेचर क्या है, वास्तव में जो वो प्रकाश ऊर्जा तो है ही है, प्लस वो उसके साथ में हीट भी तो मिल रही है ना आपको। तो सूर्य की जो प्रकाश की ऊर्जा होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। अब इस ऊर्जा को अगर आप लोग गौर से देखो तो इसमें कई तरंगों का प्रकाश होता है। ऐसा नहीं है कि जो आपको जो व्हाइट कलर का आपको प्रकाश दिख रहा है, सफेद रंग का प्रकाश दिख रहा है, वास्तव में वो सफेद नहीं होता। वो आप अगर एक कांच की एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं, जब उसमें से कोई प्रकाश गुजरता है तो वो अपने कंपोनेंट जो कलर होते हैं उसमें बट जाता है। ठीक है। और उसकी संरचना क्या होती है कि उसमें सबसे नीचे बैगनी होता है और सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, रेड कलर होता है। तो उसका सिस्टम क्या होता है, VIBGYOR, मीन्स सबसे नीचे रहेगा बैगनी रंग और सबसे ऊपर रहेगा क्या, रेड रंग। ठीक है। ये तरंग दैर्ध्य की बात हो रही है।
कई प्रकाश की तरंग उसमें पाई जाती है, पाया जाता है प्रकाश के अंदर। लेकिन जब ये कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है ना, तो हमको पूरे के पूरे सातों के सात रंग अलग अलग दिखाई देते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, जो कि सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। इसमें लाल रंग जो होता है वो लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसी वजह से जो लाल रंग का प्रकाश होता है वो सबसे ऊपर दिखाई देता है। और बैंगनी रंग जो होता है ना, उसकी तरंग दैर्ध्य कैसी होती है, सबसे कम होती है, इसलिए वो कहाँ दिखाई देता है, नीचे दिखाई देता है। ठीक है, अब जो आपका फोटोसिंथेसिस है या प्रकाश संश्लेषण हो, उसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो वर्ड है ना, वर्णक मतलब इसको हम लोग बोलते हैं पिगमेंट। जो वर्णक होते हैं ना, ये वर्णक वो मतलब एक तरह से कहें रिसेप्टर कहेंगे, जो कहते हैं रिसीवर कहेंगे, जो कि लाइट को रिसीव करने का काम करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। उसमें मुख्य रूप से क्या हो सकते हैं, आपका क्लोरोफिल ए हो सकता है, क्लोरोफिल बी हो सकता है, और भी होते हैं, प्लास्टोक्विनिन होता है, साइटोक्रोम B6 होता है। इसके अलावा एक एक ऐसे क्लोरोफिल ए की बात करें तो क्लोरोफिल ए कई नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, लाइट की भी हम लोग एक ऐसे कहें ना, उसको और डिफ्रेंशिएटेड करें तो उसको नैनोमीटर में हम लोग डिफ्रेंशिएटेड कर सकते हैं। तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो 618, 683, 687, 687, 619 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या होता है कि ये जो वर्णक होते हैं, जो वर्णक होते हैं वो हरित लवक के ग्रेना की झिल्लियों में पाए जाते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ग्रेना में जो झिल्ली होती है, ग्रेना में झिल्ली जो होती है, उसमें अब ये ग्रेना झिल्लियां, ये संरचना जो आप वर्ड पढ़ रहे हो, जो भी टर्म्स आप पढ़ रहे हो, जो आपने पढ़ा है, हमने 11th क्लास में हमने पढ़ा था सेल्स। सेल्स में आपने क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा था, तो उसमें ग्रेना, थैलाकॉइड, उसकी मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, ये सारे वर्ड हम लोग पर पढ़ के आए हैं। अगर आपको थोड़ा सा माइंड से स्किप है तो उसको आप गूगल कर लीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी दिक्कत आता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, आप मेरे से कॉल करके आपसे मेरे से पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, कोई दिक्कत नहीं। तो जितने भी कहते हैं जो आपके पिगमेंट है ना, वो पिगमेंट कहाँ मिलेंगे आपको, ग्रेना की झिल्लियों में आपको मिलेंगे। ठीक, अब हरे रंग की जो प्रकाश किरणों को पवित्र करने के कारण क्या होता है, पत्तियां कैसी दिखाई देती है, आपको हरी दिखाई देती है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आपको कोई कंपोनेंट किसी कलरफुल दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे केवल सिंगल कारण वो है कि वही कलर रिफ्लेक्ट होकर उस ऑब्जेक्ट से आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, इसीलिए वो उस कलर का दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पत्तियां आपको हरे रंग की दिखाई दे रही है तो उसका मतलब ये है कि पत्तियां पूरे के पूरे प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रही हैं, और उसके अंदर जो 6 कलर है उसको तो एब्जॉर्ब कर लिया, प्लस आपका ग्रीन कलर है उसको रिफ्लेक्ट करके आप तक पहुंचा दिया, इसी वजह से वो आप आंखें उसको देख पा रही हरे रंग का। कई बार ऐसा भी देखा होगा कि कई पत्तियां आपको पीली दिखाई देती हैं, या कई फ्लावर जो पेटल्स होते हैं, फूलों की पंखुड़ियां होती हैं, वो कलरफुल दिखाई देती हैं। उसका मतलब सिंबल है कि जो भी कलर का आपको कंपोनेंट या कंटेंट दिखाई दे रहा है, वो आपका जो कंपोनेंट है वो उस चीज को केवल उसी कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या आता है जैसे मतलब यहाँ पे एक वर्ड आया कि जितने भी वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं, वो अलग अलग वेवलेंथ वाली किरणों को क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लोरोफिल ए है, वो नीले, बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल मुख्य रूप से नीले प्रकाश का अवशोषण करता है, इनको तो कर ही रहा है, प्लस इसके साथ साथ में नीले रंग को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्लोरोफिल ए जो होता है ना, वो आपका नीला भी करेगा, बैंगनी भी करेगा, लाल भी करेगा, प्लस इनका सबका कलर को एब्जॉर्ब करने का मुख्य काम करता है। इसमें अगर एक कॉमन बात की जाए तो नीले रंग जो होता है ना, उसको जरूर ही एब्जॉर्ब करेगा। मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि नीले रंग को एब्जॉर्ब क्यों करता है। आप जरा समझना, नीले रंग की या बैंगनी रंग, नीला रंग सबसे सबसे कम वेवलेंथ है इनकी, सबसे कम वेवलेंथ है, और लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। मतलब कि जो क्लोरोफिल ए जो है ना, वो लोएस्ट से लोएस्ट वेवलेंथ को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, लोएस्ट से लोएस्ट वेवलेंथ की जो लाइट है उसको भी एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लस जो पीक टाइप की लाइट है, मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, मतलब लाल रंग का प्रकाश, उसको भी एब्जॉर्ब कर रहा है।
तो ये छोटी छोटी बातें ना जी आपको समझना पड़ेगी। क्लोरोफिल ए जो है ना वो कंप्लीट होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो हुई क्रिया विधि किस टाइप से संपन्न हुई, अगर आप देखेंगे तो एनवायरमेंट में भंडारा भरा पड़ा है कार्बन डाइऑक्साइड का, और जमीन के अंदर आपको मिल जाता है पानी, पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, और प्रकाश तो आपको गॉड गिफ्टेड है ही। जो पेड़ पौधों की पत्तियां क्या काम करती हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, वो किसका होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, जो एनवायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो आपको मतलब रूट से या प्लांट की लीफ तक जो आपको वाटर आया उन दोनों को मर्ज करके मिला के एक नए फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहेंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसके साथ साथ में यहाँ पे क्या निकलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, और प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन निकलती है। इस ऑक्सीजन का प्लांट भी उपयोग करते हैं, ठीक है, प्लस एनिमल भी उपयोग करते हैं, तो इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड है फोटोकेमिकल अवस्था, इसको पूरी कंप्लीट होने के लिए मतलब क्या होता है, कुछ स्टेजों में कंप्लीट होती है ये अवस्था, ठीक है। इसमें एक होता है क्या फोटोकेमिकल रिएक्शन, और दूसरा होता है क्या डार्क रिएक्शन, ठीक है। एक होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरी क्या होती है प्रकाशहीन अभिक्रिया। प्रकाशहीन अभिक्रिया तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाइट रिएक्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डार्क रिएक्शन, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, ब्लैकमेल ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, हिल ने की थी। हिल रिएक्शन इसको बोलते हैं, इसको, और इसको हम लोग ब्लैकमेल रिएक्शन भी बोलते हैं। प्रकाश रासायनिक अवस्था में होता क्या है, यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होगा, ये कौन सी है आपकी फोटो केमिकल रिएक्शन। ये प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, पहली बात तो ये, यानी कि इसकी लाइट क्या है, एसेंशियल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये होगा कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहाँ होगी, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अब इसमें दो सिस्टम काम करेंगे, एक तो पहले तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्या बनेगा, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा इसमें, और दो सिस्टम वर्णक काम करेंगे। एक कौन सा वर्णक होगा, एक PS1 होगा, और दूसरा कौन सा होगा, PS2 होगा, ठीक है। जिसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करेगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड कहते हैं। मैं हमने इसको बांटा है, किसको, पूरी की पूरी लाइट रिएक्शन को। फोटोकेमिकल रिएक्शन को किसमें बांटा, PS1 में, और दूसरा कौन सा है, PS2 में। फोटोकेमिकल रिएक्शन फर्स्ट, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रथम, और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वितीय, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रोटीन के हजारों वर्णक अणुओं में होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना LHC, ये क्या होता है, जो प्रोटीन होता है उसके कई अणु से मिलके होता है, कई अणुओं से होता है। इसमें एंटीना अणु प्रकाश को अवशोषित करने का काम करते हैं। इसमें क्या होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक एंटीना मॉलिक्यूल होगा जो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। किसको, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उससे अभिक्रिया केंद्र में स्थानांतरित करेगा। यहाँ पे जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया केंद्र, इसको हम लोग रिएक्शन सेंटर कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको रिएक्शन सेंटर में लेके जाएगा, कौन, आपका एंटीना मॉलिक्यूल। एंटीना मॉलिक्यूल पहले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसको कहाँ लेके जाएगा, रिएक्शन सेंटर में लेके जाएगा, जो प्रकाश संश्लेषण को आगे की तरफ रोशित करता है, जब दक्ष बनाता है, मतलब कैपेबल बनाता है कि यहाँ से प्रकाश मतलब फोटोसिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। अब जो दो टर्म्स हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक है। ये टर्म्स जो होते हैं थोड़ा सा बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। जो वर्णक तंत्र फर्स्ट है, जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, वर्णक तंत्र फर्स्ट, वेट, इसमें वर्णक तंत्र फर्स्ट जो होता है, इसमें जो क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, 700 नैनोमीटर की लाइट को, नैनोमीटर लाइट पर काम करता है। जो क्लोरोफिल, इसको जहाँ पास में आ गया इसको इधर कर लो,
जो क्लोरोफिल ए है वो कितना कर रहा है, 700 नैनोमीटर की, मतलब नैनोमीटर जो वेवलेंथ है वहां पर क्या कहते हैं अच्छे से काम कर पा रहा है, रिएक्शन सेटअप पे काम करता है। यानी कि मतलब 700 नैनोमीटर की लाइट होती है ना, उसकी वेवलेंथ की लाइट होती है, उसको क्या करता है एब्जॉर्ब करने का काम करता है कौन, पीएस सिस्टम फर्स्ट, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पीएस 700, P700। और क्लोरोफिल ए जो होता है ना वो 700 से प्रदर्शित करते हैं, किससे करेंगे, CHLA और 700, मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है उसमें 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, किसके थ्रू, क्लोरोफिल ए के थ्रू। ऐसे ही कहते हैं आपका वर्णक तंत्र सेकंड है, जिसको हम लोग पिगमेंट सिस्टम सेकंड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पिगमेंट सिस्टम सेकंड। पिगमेंट सिस्टम क्या होता है, 680 नैनोमीटर पर लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला होता है। बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, PS1 जो होता है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो होता है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि 680 या फिर क्लोरोफिल ए 680 से भी प्रदर्शित करते हैं हम लोग उसको। अब जो प्रकाश क्रम फर्स्ट प्रकाश क्रम सेकंड की क्रियाविधि क्या होती है, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड काम कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। PS सेकंड यानी पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो होता है, फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल जो ए होता है, क्लोरोफिल ए जो होता है वो 680 नैनोमीटर वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या करेगा, 680 नैनोमीटर का जो रेड कलर की लाइट होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल ए। और यहाँ से अगर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। वे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, नाभिक से दूर चले जाते हैं। नाभिक से कहाँ जाते हैं, दूर चले जाते हैं। इससे एक इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा एब्जॉर्ब किया। जब इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है कहीं से तो इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाला भी तो कोई होता है, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को उसको रिसीव भी तो करेगा, लेगा भी तो कोई इलेक्ट्रॉन, उसको कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाला जो होता है तो उसको किसके पास में पहुंचता है, वो पहुंचता है फिर साइटोक्रोम के पास में, ठीक है। साइटोक्रोम के पास पहुंचता है। फिर क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफर सिस्टम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के गुजरने पर इससे क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट के वर्णकों को दिया जाता है। ये वर्ड को आप जरा इस लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिए कि जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहां पे क्या होता है, परिवहन तंत्र में इलेक्ट्रॉन के गुजरने पर उसे फोटो सिस्टम फर्स्ट के वर्णकों को दिया जाता है। फोटो सिस्टम के वर्णक कौन कौन से थे वो आपको थोड़ा सा देख लीजिए आप, मतलब उसमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, साइटोक्रोम है, प्लस आपको प्लास्टोक्विनोन है। ये सारे के सारे PS1 के कहते हैं आपका फोटो सिस्टम के आपके पिगमेंट सिस्टम है, वर्णक है जो कि इलेक्ट्रॉन को लेंगे आगे तक पहुंचाएंगे उसको। इसी के साथ साथ में PS1 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 700 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य को भी एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब वहां पर 680 को तो एब्जॉर्ब कर ही रहे हैं, प्लस यहाँ पर 700 नैनोमीटर की लाइट को भी एब्जॉर्ब करते हैं। और जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है कोई भी, मतलब क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो क्या होता है, एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होता है, थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। और उत्तेजित होकर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। जी ऐसे समझो कि किसी घर पे जाके आपने शोर मचाया तो वो लड़ने के लिए, मतलब आपने उसको मजबूर कर दिया ना, तो यहाँ पे आपने मतलब एक क्लोरोप्लास्ट को आपने लाइट दी है तो वो क्या होगा, एक्साइटेड हो गया इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और फिर उसने इलेक्ट्रॉन को निकाला है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो उसे उत्तेजित होकर क्या होता है, दूसरे ग्राही इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे को पास कर दिया जाएगा। जी इलेक्ट्रॉन NADP पॉजिटिव को अपचयित कर NADPH, ठीक है, और प्लस H पॉजिटिव को बनाते हैं। ये बात आपको समझना पड़ेगी। NADPH जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिसीव करके NADPH बनाएगा और H पॉजिटिव आयन को बनाते हैं। ये दो कंपाउंड बनेंगे NADPH और H पॉजिटिव। जो NADPH जो है वो कैसे ऊर्जा के अणु है।
जैसे कि एटीपी है, एटीपी, एडीपी ऐसी हैं, ऐसे कि एनएडीपीएच, एनएडीपी जो ऊर्जा के मॉलिक्यूल होते हैं। यह सारी प्रक्रिया जेड के आकार की होती है, अतः इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेड स्कीम भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, इसे हम लोग जेड स्कीम भी कहते हैं। ठीक है, जेड स्कीम का वर्णन रॉबिन हिल और फेवेंडल ने दिया था। किसने दिया था, रॉबिन हिल और फेवेंडल ने दिया था। अब यहाँ पे एक टर्म फिर से निकल के आता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसको हम लोग चक्रीय अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं। कोशिकाओं के द्वारा एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। एटीपी का बनना ही क्या है, फोटोफॉस्फोरिलेशन है, फॉस्फोराइलेशन है। और प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट, जिसको आईपी भी हम लोग बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईपी लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसको हम लोग फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। मतलब आप समझ लें कि एटीपी का जो बनना है वो तो क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन हो गया, एटीपी। ठीक है, लेकिन एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का जो बनना है वो भी किसमें, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है कि फॉस्फेट ग्रुप कहते कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है उसमें, कहते हैं। ठीक है, फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब यहाँ पे दो टर्म निकल के आएंगे, एक तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और एक दूसरा आएगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो पहले हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करेंगे, जिसको अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन के नाम से भी हम लोग इसको जानेंगे। दो फॉस्फोरिलेशन का क्रमिक रूप से कार्य करना होता है, जिसको पीएस सेकेंड तथा पीएस वन पहले, जिसमें पीएस सेकेंड पहले व पीएस सेकेंड दूसरे क्रम में कार्य करता है। सबसे पहले काम कौन करेगा, पीएस सेकेंड। कौन काम कर रहा है भाई, पीएस सेकेंड। इस घटना को हम लोग अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। अचक्रीय क्यों बोलते हैं, अचक्रीय को बोलने का एक कारण ये भी होता है कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होकर जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन लौट के नहीं आता, फिर इलेक्ट्रॉन चला ही जाता है फिर आगे। ठीक है, इसलिए इसको अचक्रीय बोलते हैं। लेकिन चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा एक ही साइकिल फॉर्म में, कहते हैं। ठीक है, देखेंगे आगे हम लोग उसको। इस क्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में जल के अणु का हाइड्रोजन पॉजिटिव तथा OH हाइड्रोजन विघटित होता है। मतलब यहाँ पे सनलाइट की उपस्थिति तो जरूरी है। यहाँ पे जो H2O जो मॉलिक्यूल होता है वो किस में टूट जाता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूट गया। अब ये टूटना कैसे हुआ, टूटना देखने में आसान लग रहा है, लेकिन ये टूटता कैसा है, मतलब जब उसके अंदर जाएंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस में, उसको आप थोड़ा सा देख लिए। इसके जल का प्रकाशीय विघटन नहीं बोले, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में हुआ जल का विघटन, तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोले, जल का प्रकाशीय विघटन भी हम लोग उसको कहते हैं। जल का प्रकाशीय विघटन कहते हैं, जिसमें क्या होता है, H2O के 4 अणु होते हैं, वो 4 हाइड्रोजन और 4 OH अणु में ही टूटेंगे, 4 OH अणु में ही टूटेंगे। यहाँ पर ये 4 OH जो अणु है ना, वो 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, 4 जो OH देखो 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4 इलेक्ट्रॉन निकले, तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन भी निकलेगी, ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी, और 2 H2O, इसको आप जोड़ोगे ना तो 2 H2O बना देंगे। इसी को आप जोड़ते हो ना तो वो क्या होना है, H2O बना देगा। ठीक है, मुक्त हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, H पॉजिटिव NADP पॉजिटिव प्लस NADPH2 में अपचयित हो जाता है। NADP से NADPH2 बनना है, अपचयित हुआ है NADPH2, यानी कि इसके साथ में H जुड़ गया है तो NADPH हुआ है पहले, फिर उसके हाइड्रोजन और जुड़ेगा तो NADPH2 बन जाएगा। अब चक्रीय मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में साइटोक्रोम B6F जटिल पर मुक्त ऊर्जा का उपयोग NADP से ATP के रूप में निर्माण में होता है। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है ना, उसमें क्या होता है, साइटोक्रोम B6 जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक जटिल प्रोसेस होती है, यहाँ पे ऊर्जा मुक्त जो होती है वो ऊर्जा क्या करती है, ADP को ATP में कन्वर्ट करती है, ADP में निर्माण करती है, एक जटिल प्रोसेस है। ठीक है, तो ADP से ATP बना है, जो कहाँ पर होना है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में होना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसमें नेक्स्ट स्टार्ट होगी, क्या आता है आपको, क्या, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या होना है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसको आप लोग चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक मतलब चक्रीय,
चक्रीय फोटोफॉस्फोरेशन। चक्रीय फोटोफॉस्फोरेशन में क्या होता है, जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड या फोटो सिस्टम फर्स्ट जो P700 से मुक्त अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जैसे कि FeS से क्रमशः FD, साइटोक्रोम B6, F जटिल पुनः PS1 में चले जाते हैं और पानी का विघटन नहीं होता है। यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस क्रिया में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में पानी का विघटन या पानी का टूटना नहीं होता है। पानी कैसे टूटेगा? पानी टूटेगा H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव आयन में पानी टूटेगा। ठीक है, समझना जरूरी बात है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन एक साइकिल में मूव करते थे, इसीलिए इसको हम लोग बोले कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। ठीक है, अब इसमें पैराडॉक्सिन है और साइटोक्रोम B6 है कहते हैं आपका, और आपको फेरस है कहते हैं। ये सारे के सारे इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं पूरी प्रोसेस में। ये क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन रिसीवर और रिसीवर कंपोनेंट है, जो कहते हैं इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने का काम करते हैं कहीं ना कहीं। इसमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है। देखो भाई, जब पानी का टूटना ही नहीं हुआ तो ऑक्सीजन मुक्त होने से तो बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन का मुक्त होना नहीं होता है। और NADPH2 जो अपचयित हुआ उसका भी निर्माण नहीं होता है। ठीक है, मतलब देखो, जब पानी का टूटना ही नहीं हुआ तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें OH आयन नहीं बनने, प्लस हाइड्रोजन आयन भी तो नहीं बनने थे। 4 हाइड्रोजन आयन नहीं बनने थे, तो उसके साथ में NADPH से NADPH2 या फिर NADP से NADPH से NADP से NADPH नहीं बन पा रहा। एक कंपोनेंट है NADP, इसमें आपने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया तो क्या बन गया? NADPH बन गया। इसमें एक हाइड्रोजन और जोड़ दिया तो क्या बन गया? इसमें NADPH2 बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? ये सारी प्रोसेस कब हो रही है? जब हाइड्रोजन मुक्त हो रहे हैं। वो हाइड्रोजन मुक्त कब होंगे? जब पानी का टूटना होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटना होगा। जब ये टूटा ही नहीं है, ये प्रोसेस हुई नहीं है, तो ये प्रोसेस कैसे हो जाएगी? ये प्रोसेस होगी नहीं। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे ऑक्सीजन निकलती नहीं है। ऑक्सीजन नहीं निकलती तो यहाँ पे NADPH2 नहीं बनता। ठीक है, प्लस इसमें जो भी आपका ना, जैसे कि पैराडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6 कहते हैं, जैसे जटिल अणुओं में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ADP से IP का निर्माण, इसमें पैराडॉक्सिन तथा साइटोक्रोम जटिल के बीच में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के दौरान ADP व IP से ATP का निर्माण होता है। अब ये जो कंपोनेंट है, समझना, स्थानांतरण यहाँ पर नहीं हो रहा, वो तो चलो ठीक है कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमको तो क्या मतलब, एनर्जी मॉलिक्यूल से मतलब ADP से क्या बनना है? हमारा ATP बनना है। पूरी की पूरी प्रोसेस को आप देखोगे ना गौर से, तो आप जरा गौर से देखना कहते हैं। जो आपको फोटोसिंथेसिस में क्या चलेगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगी, पानी का मॉलिक्यूल होगा, वो किस में? आपका ग्लूकोज में और वाटर मॉलिक्यूल में, प्लस ऑक्सीजन में टूटेगा, प्लस वहां पे एनर्जी मॉलिक्यूल निकलते थे 38 ATP एनर्जी मॉलिक्यूल। तो 38 ATP जो एनर्जी मॉलिक्यूल है ना, वास्तव में सबसे इंपॉर्टेंट जो कमाई है ना पूरी की फोटोसिंथेसिस की, वो ATP मॉलिक्यूल ही है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और देखेंगे रासायनिक प्रकाशीय अभिक्रिया, या जिसको हम लोग ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, PCR बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन चक्र, फोटोकेमिकल रिएक्शन साइकिल भी बोलते हैं इसको। थोड़ा सा इसको रीड कर ले, तो हम लोग इस पर आगे काम बात करते हैं। ATP और NADPH का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाश की अभिक्रिया में होता है। ठीक है, यानी कि ATP और NADPH का निर्माण कहाँ पर होगा? यहाँ पे डार्क रिएक्शन में होगा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डार्क रिएक्शन में यहाँ पर होता है। तथा ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट से बाहर विकसित होती है। इसी प्रोसेस में क्या होगी? ऑक्सीजन कहाँ निकलेगी? जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकलेगी। ये प्रकाश पर निर्भर करती है। या कहाँ निर्भर करती है? प्रकाश पर निर्भर करती है। और प्रकाश की अनुपस्थिति में ये किस पर निर्भर करेगी? पहले तो प्रकाश पर निर्भर करती है, यह अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर करती है। तथा प्रकाश की अनुपस्थिति में यह क्लोरोफिल के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। अगर मान लो, वैसे तो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, चलो ठीक है, लेकिन अगर प्रकाश अनुपस्थित है तो उस समय कहाँ होता है? जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है ना, क्लोरोफिल की सेल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर लिक्विड पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के अंदर ये प्रोसेस पूरी की पूरी संपन्न होती है। ठीक है, केल्विन ने इसकी खोज की थी। केल्विन का नाम मतलब मेल्विन केल्विन ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केल्विन चक्र या केल्विन साइकिल भी बोलते हैं।
इन्होंने क्या पता लगाया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना उसका यौगिकरण में, कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिकरण में पहला उत्पाद 3 कार्बन वाला बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं 3 PGA बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। PGA मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कार्बनिक अम्ल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बोलते हैं। प्रकाशहीन अभिक्रिया में पौधे में कार्बन यौगिकरण का 3 निम्न प्रकार से होता है। अब ये जो 3 PGA जो बनेगा उसकी भी कुछ स्टेप बनती है, ऐसे नहीं बन जाता कि उठ के बन गया कैसे भी। सॉरी। फर्स्ट होती है केल्विन चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं केल्विन बेंसन चक्र बोलते हैं इसको। दूसरा होता है हैच एंड स्लैक्स पाथवे, ठीक है। और तीसरा होते हैं कैम साइकिल, इसको हम लोग C3 साइकिल बोलते हैं, इसको हम लोग C4 साइकिल बोलते हैं और इसको बोलते हैं स्कैम साइकिल। गैसीमुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पूरा नाम, ठीक है। थोड़ा सा केल्विन साइकिल को हम लोग देखेंगे। M केल्विन मतलब जहां पर केल्विन बेंसन चक्र को हम लोग पढ़ रहे हैं, M केल्विन तथा S बेंसन ने इसमें सहकर्मियों ने एक पुष्कीय हरे शैवाल जिसका नाम था क्लोरेला नाम था, उसका प्रयोग किया था किसके लिए, केल्विन साइकिल के लिए। और उन्होंने एक चीज को फाइंड किया, क्या पता किया कि इस चक्रीय साइकिल में एक उत्पाद बनता है जिसको बोलते हैं RUBP। RUBP पुनः उत्पादित होता है। यहाँ पर पूरी की पूरी साइकिल में क्या बनेगा, एक RUBP एक केमिकल कंपोनेंट बनेगा, रसायन घटक बनेगा, RUBP बनता है। वे प्रकाश पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है आपको कि ऐसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं केल्विन चक्र पाया जाता है, उन सब के अंदर क्या पाया जाएगा, केल्विन चक्र पाया जाएगा। चाहे उनका C3 हो चाहे C4 हो, वो कोई भी हो सकता है, चाहे C3 पौधे हो चाहे C4 पौधे हो, सबके अंदर केल्विन साइकिल आपको मिलेगी। और केल्विन साइकिल जो होगी ना वो कुछ स्टेप में होगी, केल्विन साइकिल कुछ स्टेप में होगी। पहला क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा, दूसरा क्या होगा, रिडक्शन होगा, तीसरा क्या होगा, रीजनरेशन होगा। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, ठीक है। ठीक है, हम एक एक स्टेप को समझने का प्रयास करें। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, इस चरण में RUBP कार्बोक्सिलेज द्वारा उत्प्रेरित होता है और 3 PGA के 2 अणु बनते हैं। RUBP को रूबिस्को या फिर RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज भी कहते हैं। RUBP है उसी को 2-3 नाम है, जैसे तो रूबिस्को भी बोल देंगे, RUBP कार्बोक्सिलेज भी बोल सकते हैं या फिर ऑक्सीजनेज भी बोल सकते हैं, ये तीनों नाम इसके मिलेंगे, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज या फिर रूबिस्को। इस सारे के सारे किसके नाम है, आपके PGA के नाम, ठीक है। रेवलोज 1,5 फॉस्फेट 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 6 कैसा होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है रेवलोज 1,5 फॉस्फेट। यहाँ से इसके साथ में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 वाटर मॉलिक्यूल काम करते हैं, तो क्या बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, के 12 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने बने, 12 मॉलिक्यूल। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन कंपाउंड वाला होता है। सेकंड स्टेप क्या है, रिडक्शन। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, क्या बनेगा यहाँ पर, ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज कितना होता है, 6 कार्बन अणु वाला होता है। यौगिकरण में ग्लूकोज का 1 अणु बनता है, 6 कार्बन वाला, तो कितना अणु बनेंगे, 1 अणु बनेगा। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जिसको हम लोग 3 PGA बोलते हैं, PGA बोलते हैं, प्लस यहाँ पे 12 ATP मिलके क्या बना देंगे, इसमें 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनाते हैं और प्लस 12 ATP 12 मोल एनर्जी यहाँ पर निकलेगी, ठीक है। तो 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, ये चीजें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, किस कंपाउंड पर क्या क्या बनना है, रिडक्शन में क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा है, रीजनरेशन में क्या हो रहा है। रिडक्शन में क्या हो रहा है, जो 3 PGA है वो क्या हुआ, उसके एनर्जी मॉलिक्यूल मिलेगा और 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल जाएगा। आपको ये चीज याद रखना, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। रीजनरेशन प्रोसेस में क्या रहेगा, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अभी अच्छा ये प्रोसेस चलेगी अभी कंटिन्यू। 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है ना, 1,3 थर्ड स्टेप में 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड NADPH2 से क्रिया करेगा और क्या होना है, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड प्लस यहाँ से क्या निकले 12 NADPH की प्लस 13 फॉस्फोरिक अम्ल यहाँ पर निकलेगा। फिर से यही कंपाउंड 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड
और 3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों क्रिया करेंगे। 3 Pg प्लस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्रिया करके क्या होना है, फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट होना है। क्या होना है, फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट क्या होना है, फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट होना है प्लस 1 ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होना है। जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये क्या करेगा, एक ग्लूकोज से क्रिया करेगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज ये दोनों क्रिया कर लेंगे यहाँ पर, और क्या बोले, और प्लस फॉस्फेट, ये पूरा पूरा कंपाउंड, और क्या बना देगा, सुक्रोज बना देगा इसको, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सुक्रोज कई प्रकार से कार्बोहाइड्रेट जैसे सेलुलोज स्टार्च का निर्माण करता है। क्या काम करेंगे, सेलुलोज भी बनेगा यहाँ पर प्लस स्टार्च का निर्माण। ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो हुई है ना, वो कौन सी हुई है, रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन में हुआ है। रिडक्शन में क्या क्या स्टेप आएंगे, देखो आप जरा क्वेश्चन देखना थोड़ा सा। रिडक्शन में आपके 6 स्टेपों में कंप्लीट हुआ है। पहली प्रोसेस क्या थी, आप देखो जहां से, सॉरी एक मिनट। रिडक्शन में क्या हुआ था, रिडक्शन में स्टार्ट हुआ था आपका क्या, 3 फॉस्फोग्लिसराइड से 1 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। फिर 1 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के साथ में क्या हो गया, 3 फॉस्फोग्लिसराइड बन गया था। 3 फॉस्फोग्लिसराइड से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन मिला था, तो फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट होना है। और फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट से, एक मिनट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हुआ, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इसने ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से क्रिया की और उसको क्या बना दिया, सुक्रोज बना दिया। तो टोटल आपकी क्या कहते हैं, यहाँ पर 3 या 4 स्टेप आपको मिलेंगे किसमें, रिडक्शन। रिडक्शन के बाद में आता है रीजनरेशन। क्या मिलेगा आपको, रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, 3 फॉस्फोग्लिसराइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन सक्रिय रूप से क्रिया करेंगे, यानी कि पीजी और प्लस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये दोनों ही दोनों क्या करेंगे, एक्टिव फॉर्म में काम करेंगे और क्या बदल देंगे, रिबलोज 1,5 डाईफॉस्फेट बना देंगे। क्या बना देंगे, रिबलोज 1,5 डाईफॉस्फेट बना देंगे, फॉस्फेट काउंट बनाएंगे। ये कैसा होता है, एक जटिल प्रक्रिया होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। हम लोग इसको थोड़ा सा एज ए पेपर के व्यू से, और हम लोग अपने एज ए एनसीईआरटी बेस के बेस पे हम लोग थोड़ा सा उसको शॉर्ट पढ़ रहे हैं, अदरवाइज ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। जब हायर क्लासेस में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको और इसके बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमको एज ए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको थोड़ा सा स्टडी करना है, तो हम थोड़ा सा उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। केल्विन चक्र में जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवेश के लिए एटीपी के 3 अणु व एनएडीपीएच के 2 अणु की जरूरत पड़ती है। केल्विन साइकिल में अगर जाएंगे तो किसके चाहिए, एटीपी के 3 अणु चाहिए हमको और प्लस एनएडीपीएच के 2 अणु की जरूरत हमको यहाँ पर पड़ती है। ब्लैकमैन ने क्या किया था, बताया था कि फोटोसिंथेसिस को अगर कोई फैक्टर है वो कौन कौन से उसको प्रभावित कर सकते हैं। कई बार एनसीईआरटी के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, फैक्टर ऑफ एक्टिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। प्रकाश की तीव्रता हुई, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता फोटोसिंथेसिस को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। मतलब प्रकाश बहुत ज्यादा तीव्र है, ओवर हीटेड है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है, और अगर प्रकाश की मात्रा कम है तो ऑटोमेटिक प्रकाश संश्लेषण बन जाए। तो प्रकाश की जो दर है, प्रकाश जिस दर से आ रहा है वो फोटोसिंथेसिस को बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट करता है। अतः प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम मात्रा या सांद्रता में उपस्थिति के कारण प्रकाश पर निर्भर करती है। सबसे कम मात्रा वाले प्रकाश को सीमाबद्ध कारक कहते हैं, ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। इसे ही ब्लैकमैन लिमिटेशन भी कहते हैं। मतलब अगर कम से कम ऐसा प्रकाश जहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो वो क्या लिमिट है ना, उसके नीचे तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पा रहा ना। तो समझना पड़ेगा, कहते हैं कि अगर एक लिमिट ऐसी है कि जिसके नीचे जाके फोटोसिंथेसिस हो नहीं है तो वो लिमिट है, और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्लैकमैन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो ब्लैकमैन लिमिट्स के नाम से भी बोल रहे हैं, या सीमा कारक कारक भी बोल सकते हैं इसको, लिमिटेशन फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा और देंगे तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो थोड़ा सा आप लोग इसको गौर से देख लीजिए। एक तो सबसे पहला क्या होता है, प्रकाश होता है। प्रकाश संश्लेषण है तो प्रकाश तो प्रभावित करेगा ही, ठीक है।
ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण, अगर प्रकाश प्रभावित कर रहा है तो प्रकाश के अंदर क्या क्या चीज आती है? एक तो सबसे पहले आती है प्रकाश की तीव्रता। प्रातः काल प्रकाश की तीव्रता कम होती है। इस स्थिति में आपतित प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगीकरण दर के बीच में एक रेखीय संबंध होता है। मतलब जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड के यौगीकरण की दर बढ़ती है, कम होने पर कम होती है। प्रकाश की तीव्रता उच्च होने पर दर से कोई संबंध, दर में कोई वृद्धि नहीं होती। मतलब अगर ज्यादा भी प्रकाश बढ़े ना, बहुत ज्यादा प्रकाश प्रकाश मिलने लगे, तीव्र प्रकाश मिलने लगे, तो ऐसा नहीं फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ लाइट, मतलब देखो, एक तो तीव्रता हो गई, दूसरा क्या है? गुणवत्ता। गुणवत्ता 10 स्पेक्ट्रम, जो आपको 7 रंग का प्रकाश दिख रहा है ना, उसको 10 स्पेक्ट्रम कहते हैं। 10 स्पेक्ट्रम में प्रकाश की क्रिया होती है। हरे रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। हरे रंग की तरंग दैर्ध्य कैसी होती है? सबसे कम होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य में अधिकांशतः पौधे अधिक समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइट है ना, वो कौन सी है? लाइट है, लाल रंग है, सॉरी, लाल रंग। ठीक है। थर्ड एक कंपोनेंट है, क्या है? प्रकाश की अवधि। प्रकाश की अवधि क्या है? पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए 10 से 12 घंटे के प्रकाश की आवश्यकता होती है। कम से कम इतना टाइम तक आपको लाइट पड़नी ही चाहिए किसी भी पेड़ के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, तभी अच्छा प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। अगर प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन देखें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, प्लस वाटर था, प्लस आपका क्लोरोफिल था, प्लस आपकी सनलाइट थी। तो हम यहाँ पर सनलाइट की बात की है। अगला कंपाउंड कौन सा है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वायुमंडल में बहुत कम होती है, जिसको हम लोग 0.05% वृद्धि हो जाने पर, मतलब अगर थोड़ी सी भी इसकी अमाउंट बढ़ जाए तो योग कार्बन डाइऑक्साइड का यौगीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज के बनने की दर कैसी हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर। इससे अधिक होने पर क्या होगा? हानिकारक हो जाएगा। मतलब अगर थोड़ी सी मात्रा 0.05% की अगर थोड़ी सी वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत तेज हो जाएगी, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड का यौगीकरण भी बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर उससे अगर ज्यादा हो जाती तो कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा इन्वर्ट हो जाएगी, या फिर इसको समझ लो प्रोसेस क्या कहीं ना कहीं कहते हैं आपका निगेटिव इम्पैक्ट देने लगेगी, हानिकारक हो जाएगी। ताप, टेम्परेचर। प्रकाश संश्लेषण के लिए कई पौधों के एक कैसे कहते हैं, कई पौधों में एकदम तापमान, जिसके सॉरी उसके अनुकूलतम आवास पर निर्भर करता है। मतलब कोई भी पौधा है, वो किस जगह पे रह रहा है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए तापमान उस जगह के पौधे को कितने जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर कोई पौधा है तो उसके उच्चतम तापमान के लिए, जो उच्चतम ताप है, उसके अनुकूलन आवास पर निर्भर करता है। अनुकूल आवास पर कोई पौधा कितने टेम्परेचर में रहता है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय पौधे होते हैं, उष्णकटिबंधीय पौधे जो होते हैं वहां पर उच्च तापमान पर प्रकाशन में बहुत अच्छा होता है। समशीतोष्ण जलवायु वाले पौधों में कम तापमान की जरूरत पड़ती है, कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, ऐसे होते हैं जो शीतोष्ण होते हैं, तो वहां पे कहते हैं बहुत कम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस होता है। पर्णपाती होते हैं तो वहां पे पानी की बहुत कम मात्रा की जरूरत होती है, क्योंकि एनवायरमेंट में मॉइस्चर बहुत होती है उस जगह पे रहते हैं। अब पत्तियों की आंतरिक संरचना भी एक ऐसा फैक्टर होती है जो कि कहते हैं कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करती है। पत्तियों पर पाए जाने वाले क्लोरोफिल की संख्या तथा पत्तियों में पाई जाने वाले रंध्र, स्टोमेटा जिसको बोलते हैं, उनके खुलने तथा बंद होने की प्रोसेस कहते हैं। लाइट पे उनके पड़ने की दर, कितने टाइम तक लाइट पड़ रही है, ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं कहते हैं फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। अब आता है क्लोरोफिल। अब कुछ पत्तियां ऐसी होती है जिसमें कहते हैं बहुत अधिक अमाउंट में कहते हैं वो बहुत ज्यादा गहरी डार्क रंग की कहते हैं हरी होती है। कुछ पत्तियां ऐसी होती है जो हल्की हरी होती है। जो हल्की हरी है उनके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा कम है, जिसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा, वो ज्यादा गहरी दिखाई दे रही है। तो क्लोरोफिल की मात्रा भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करती है। ठीक है। अब बात आ रही है, कहते हैं फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारक, उसके महत्व क्या है। अगर महत्व की बात करें तो भोजन सामग्री का उत्पादन, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट समझना कि फोटोसिंथेसिस बन क्या रहा है। फोटोसिंथेसिस बनना है क्या? ग्लूकोज। क्या बनना है आपका? C6H12O6 ही तो बनना था, तो ग्लूकोज बनना है। तो ग्लूकोज अगर बनना है, तो ग्लूकोज अगर बनेगा इस प्रोसेस में, तो उसका सामग्री का उत्पादन में सबसे बड़ा महत्व तो वही हो गया ना।
केवल कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या बनना है, कार्बोहाइड्रेट बनना है, पेड़ पौधे बनाने वाले हैं इसको कहते हैं। इसी प्रकार वसा प्रोटीन का निर्माण भी होता है, अतः भोजन सामग्री के उत्पादन में इसका अत्यधिक महत्व होता है। फोटोसिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि आपका फूड बनेगा कहते हैं। वायुमंडल का शुद्धिकरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई साहब। ऑक्सीजन की मात्रा कंटिन्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। उसका कारण मतलब कारण क्या है कि आप हम लोग क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उसको प्रदूषित करने में। जैसे कि डेली लाइफ में आपने इतनी अपनी लग्जरी लाइफ बना ली है कि आप हवाई जहाज से नीचे उतरोगे ही नहीं। मतलब छोटी सी जगह पे भी जाना है तो गाड़ी उठा के जाएंगे। अब जो गाड़ी उठा के आप जाते रहे चलाते रहे, लेकिन आपने जो नहीं दिख रहा पीछे धुआं भी तो निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में तो जा रहा है। अब जो धुआं निकल रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसें निकल रही हैं कहीं ना कहीं प्रदूषित नहीं हो रहा। तो उसको उसमें अगर पूरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो जाती है, समझने का प्रयास करना, अगर ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो गई तो उसको बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है, पेड़ पौधे तो कर रहे हैं, वही तो ऑक्सीजन दे रहे हैं और कोई तो देने वाला नहीं है। बात को समझने की कोशिश करना, कुछ भी कर लो ऑक्सीजन बना ना पाओगे पेड़ पौधों के बिना। ठीक है, चलो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वायुमंडल में एकत्रीकरण होने से मनुष्य तथा अन्य जीवों की मृत्यु हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बड़ी मात्रा में आ जाए तो कम आप हम लोग क्या करेंगे, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगातार प्रयोग में आती रहती है। इसी के कारण समय पे पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ऑक्सीजन का क्या करेंगे, उत्पादन करते हैं, जो लगातार वायुमंडल में मिलती रहती है। अतः प्रकाश संश्लेषण द्वारा लगातार वायु का शुद्धिकरण होता रहता है। एक छोटी सी कहानी थी, कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, साथ में हमने केल्विन साइकिल पढ़ी, केल्विन साइकिल के स्टेप्स पढ़े, साथ में हमने पढ़ा फैक्टर ऑफ द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। छोटी सी एक जर्नी कहते हैं, शॉर्ट टाइप रिवीजन कहते हैं। इसमें आपको छोटी सी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम फील्स हो सकती हैं, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, फिर हम उस पर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी वेरी मच।